आज हम पढ़ने वाले हैं बेसिस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार जो है इसके बेसिस क्या क्या हैं, या फिर किन किन पॉइंट्स के ऊपर, किन किन फैक्टर्स के ऊपर ये इंटरनेशनल ट्रेड डिपेंड करता है। तो इंटरनेशनल ट्रेड में आपको समझाता चलूं कि जब हम अपनी चीजों को अपनी कंट्री से बाहर दूसरे देशों में बेच लेते हैं या फिर दूसरे देशों से कुछ खरीद लेते हैं, तो जब हम व्यापार करने के लिए अपने देश के इंटरनेशनल बॉर्डर को क्रॉस करते हैं तो इस तरह के ट्रेड को इंटरनेशनल ट्रेड कहा जाता है। जब दो कंट्रीज के बीच में ट्रेड होता है, समझ गए, जैसे इंडिया अपना सामान यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को बेच रही है या फिर अमेरिका से अपना सामान अंदर मंगवा रही है, तो इस इंटरनेशनल या फिर कंट्रीज के बीच का जो लेन देन है चीजों का, इसको इंटरनेशनल ट्रेड कहा जाता है। ये तो आपको पता होगा। तो मैं आपको वो पॉइंट्स, वो फैक्टर्स समझाने वाला हूं जिनकी वजह से हमें सामान इतने दूर भेजने की या फिर उतने दूर से मंगवाने की जरूरत पड़ती है, कि कौन कौन सी ऐसी जरूरतें हैं, कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं। तो नंबर वन जो फैक्टर है दैट इज डिफरेंस इन नेशनल रिसोर्सेज। हर एक कंट्री के पास अलग अलग तरह के रिसोर्स अवेलेबल हैं। कुदरत ने ऐसा नहीं कोई विधान बना रखा कि हर एक कंट्री को हर एक चीज देकर रखी है उसने, कि जैसे इंडिया है, इसके पास फसलें भी होंगी, इसके पास मिट्टी भी अच्छी होगी, इसके पास पेट्रोलियम भी होगा, इसके पास कॉटन भी होगा, इसके पास क्लाइमेट भी अच्छा होगा, इसके पास जमीन भी अच्छी होगी, इसके पास पानी भी होगा। ऐसी दुनिया में कोई कंट्री नहीं है जिसके पास सारी चीजें अपने पास अवेलेबल हों। उसको कोई ना कोई चीज किसी दूसरे देश से मंगवानी पड़ती है, क्योंकि उसके पास सारी चीजें अवेलेबल नहीं। कुदरत ने ऐसा किया ही नहीं है। हर कंट्री को अलग अलग चीजें देकर के उसको उसने एनरिच किया हुआ है। तो जिस कंट्री के पास जो चीज ज्यादा है वो उसको बाहर बेचती है, और जो चीज उसके पास कम है या फिर अवेलेबल नहीं है वो उसको बाहर से मंगवा लेती है अपने पास। तो इस तरह से एक बेस तैयार होता है इंटरनेशनल ट्रेड का। ठीक है, जैसे इंडिया के पास फूड ग्रेन्स बहुत ज्यादा होते हैं, तो ये फूड ग्रेन्स को बाहर बेचती है। ठीक, इसके पास टेक्नोलॉजिकल चीजें अवेलेबल नहीं है तो ये उसको बाहर से इंपोर्ट करती है। समझ गए मेरी बात को? तो पहला पॉइंट था डिफरेंस इन नेशनल रिसोर्सेज। हर कंट्री के पास अलग तरह के रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। ठीक है। सेकंड पॉइंट है जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर। कुदरत ने हर कंट्री को अलग तरह से डिजाइन किया है। उसके पहाड़, उसकी लैंड मासेस, उसकी जो मिट्टी है, उसका जो क्लाइमेट है, उसकी जो टोपोग्राफी है, उसकी जो रिलीफ फीचर्स हैं, अलग अलग तरह से हर हर कंट्री को कुदरत ने डिजाइन किया है। ठीक है, जैसे अगर किसी कंट्री के पास पहाड़ है ही नहीं है, उसके पास पूरे फ्लैट जमीन है एकदम, तो अगर उसके लोगों को पहाड़ देखने तो वो कहां पर जाएंगे? किसी पहाड़ी इलाके में जाएंगे, वो किसी पहाड़ी कंट्री में जाएंगे। तो इस तरह से टूरिज्म डेवलप होता है, लेन देन शुरू होता है। पहाड़ों पर जो चीजें उगती हैं, जैसे सपोज फ्रूट फार्मिंग होती है, हॉर्टिकल्चर है, पहाड़ों पर ज्यादा होता है ये। तो इस तरह से टोपोग्राफिकल डिफरेंसेस के कारण फसलें भी अलग उगती हैं, क्लाइमेट भी अलग डेवलप होता है वहां पर। तो इस तरह से क्या होता है कि हर कंट्री के पास जो उसके रिलीफ फीचर हैं, जो उसका जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है, उसके जो मिनरल रिसोर्सेज हैं वो अलग अलग होते हैं। तो अलग रिसोर्सेज का मतलब है कि किसी के पास ज्यादा होंगे, किसी के पास कम होंगे और किसी के पास होंगे नहीं। तो इस तरह से भी एक बेस तैयार होता है। जिस कंट्री के पास जितने ज्यादा रिसोर्सेज हैं वो उनको बाहर बेचती है, और जिसके पास कम है वो उनको बाहर से मंगवा लेती है। सिंपल। तो ये दूसरा पॉइंट था, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर। ठीक है, नंबर 3 पे चलते हैं, मिनरल रिसोर्सेज। फिर वही बात है, किसी कंट्री के पास कोई पार्टिकुलर मिनरल बहुत ज्यादा है और किसी के पास बहुत कम है। जैसे अगर आप एल्यूमिनियम की बात करेंगे तो किसी कंट्री में ये दुनिया में सबसे ज्यादा होता है एल्यूमिनियम, और किसी में होगा ही नहीं। तो जिसके पास ज्यादा होगा वो उसको बाहर बेचेगी, और जिसके पास नहीं है वो उसको इंपोर्ट करवाएगी। हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे मिडिल ईस्ट है। मिडिल ईस्ट में पेट्रोलियम प्रोडक्ट दुनिया में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, सऊदी अरब, कुवैत, ओमान, कतर, बहरीन, जितनी भी ये कंट्रीज है, ईरान, इराक, सीरिया, इन सारी कंट्रीज में पेट्रोलियम बहुत ज्यादा भरा पड़ा है। बाकी पूरी दुनिया में, पूरे ग्लोब के ऊपर इतना ज्यादा नहीं है। तो इनके पास ज्यादा है तो ये क्या करती हैं, उसको एक्सपोर्ट करती हैं, बाहर बेचती हैं। और इनके पास फूड ग्रेन्स की शॉर्टेज रहती है, तो ये क्या करती हैं, फूड ग्रेन्स को बाहर से इंपोर्ट करती हैं। पीने वाले पानी की इनके पास कमी रहती है तो ये इसको क्या करती हैं, इंपोर्ट कर देती हैं या फिर उसको प्योरीफाई कर देती हैं। तो इस तरह से मिनरल रिसोर्सेज जो हैं वो भी डिफरेंट हैं कंट्रीज के अंदर। तो डिफरेंसेस ही क्या करते हैं, बेसिस ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड पैदा करते हैं। नंबर 4 है क्लाइमेट। क्लाइमेट के अंदर लिखा है इट इन्फ्लुएंसेस द टाइप ऑफ फ्लोरा एंड फौना
that is found in a region such as wool production in cold regions, cocoa, rubber, bananas can grow in tropical regions. देखो हर एक कंट्री का जो क्लाइमेटिक पैटर्न है वो भी अलग अलग होता है. जितने भी कंट्रीज इक्वेटर के आसपास हैं वहां का क्लाइमेट ह्यूमिड एंड हॉट है. बारिशें भी बहुत ज्यादा होती हैं, गर्मी भी बहुत ज्यादा होती है. तो इस तरह के हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट के अंदर किसी पार्टिकुलर टाइप की वेजिटेशन उगती है. वहां पर जो पेड़ उगते हैं वो भी स्पेसिफिक टाइप के होते हैं. तो जितने भी कंट्रीज ट्रॉपिक्स के आसपास होती हैं, ट्रॉपिक्स के अंदर होती हैं, वहां पर कौन कौन से पेड़ उगते हैं? यहां पर देखो नाम लिखा है, कोकोआ, रबर, बनाना. इस तरह के जो पेड़ हैं वो सिर्फ कहां पर उगते हैं? ट्रॉपिकल एरियाज में. अब जो पोलर रीजन्स हैं या फिर जो ठंडे इलाकों वाली कंट्रीज हैं जिनका क्लाइमेट बहुत कोल्ड है, वहां पर ये पेड़ नहीं उगते हैं. तो अगर नॉर्वे के लोगों को अगर केले खाने का मन करे या फिर चॉकलेट खाने का मन करे तो वो कहां से मंगवाएंगे? ट्रॉपिकल कंट्रीज से वो इंपोर्ट करेंगी इन चीजों को और वहां से मंगवाएंगी. तो जब मंगवा रही हैं तो इंटरनेशनल ट्रेड हो रहा है. तो यही चीज हम पढ़ रहे हैं कि जिन कंट्रीज के पास क्लाइमेट के डिफरेंस होते हैं, अलग क्लाइमेट के अंदर अलग तरह के प्लांट्स उगते हैं. तो अलग प्लांट्स का उगना मतलब अलग चीजों का उगना. तो कुछ कंट्रीज के पास चीजें ज्यादा होती हैं तो वो उनको बाहर भेज देती हैं, कमी वाली कंट्री उनको मंगवा देती हैं. एग्जांपल मैंने आपको दे दी है. नेक्स्ट जो पॉइंट है दैट इज पॉपुलेशन फैक्टर्स. पॉपुलेशन का मतलब क्या है? यहां लिखा है द साइज, डिस्ट्रीब्यूशन एंड डाइवर्सिटी ऑफ पॉपुलेशन बिटवीन कंट्रीज अफेक्ट द ट्रेड इन रिस्पेक्ट ऑफ टाइप एंड वॉल्यूम ऑफ गुड्स. देखो पॉपुलेशन डिफरेंसेस, कुछ कंट्रीज क्या होती हैं, वो इतनी ज्यादा चीजें प्रोड्यूस कर लेती हैं कि उस कंट्री की पॉपुलेशन उतनी चीजों को कंज्यूम नहीं कर पाती है. समझ गए मेरी बात को? जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, दुनिया भर की इस पे फसलें भी उगती हैं, टेक्नोलॉजिकल गुड्स को भी प्रोड्यूस किया जाता है. तो जितनी चीजें वहां पर प्रोड्यूस हो रही हैं, जितनी फैक्ट्रीज लगी हुई हैं, उतना सामान अपनी डोमेस्टिक मार्केट के अंदर कंज्यूम नहीं किया जा सकता है क्योंकि प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है, कंजप्शन बहुत कम है. तो जब ज्यादा चीजें बन रही हैं तो वो कंट्रीज क्या करती हैं? उन एरियाज को ढूंढेंगी जहां पर पॉपुलेशन ज्यादा है, जैसे इंडिया, चाइना और एशिया की बहुत सारी कंट्रीज. ठीक है, ज्यादा पॉपुलेशन का मतलब ज्यादा डिमांड. तो जिन कंट्रीज की पॉपुलेशन ज्यादा होती है वो बाहर से चीजों को अंदर मंगवाती हैं क्योंकि अपने घर में उनको उतनी चीजें नहीं बनती है. ठीक है, और जिन कंट्री की पॉपुलेशन कम होती है वो अपनी एक्सेसिव प्रोडक्शन को क्या करती हैं? बाहर बेच देती हैं. तो डिफरेंस इन पॉपुलेशन साइज भी क्या करता है? इंटरनेशनल ट्रेड को पॉसिबल बनाता है. या फिर अगर हम घर की एग्जांपल लें तो शहरों में पॉपुलेशन ज्यादा होती है तो गांव से चीजों को शहरों की तरफ ज्यादा बेचा जाता है. जैसे डेयरी है, किसी गांव में डेयरी लगी होगी तो वहां से दूध को कहां पर सप्लाई किया जाता है? शहरों की तरफ सप्लाई किया जाता है. ठीक है, फ्रूट्स पहाड़ों पर उगते हैं, सप्लाई कहां किया जाता है? शहरों की तरफ, क्योंकि वहां पर पॉपुलेशन ज्यादा है, डिमांड ज्यादा रहती है चीजों की. तो सेम यही प्रिंसिपल ग्लोबल लेवल पर भी इंप्लीमेंट होता है. जिन कंट्रीज की पॉपुलेशन ज्यादा होती है वो चीजों को इंपोर्ट ज्यादा करवाती है क्योंकि उनके पास डिमांड ज्यादा रहती है. तो पॉपुलेशन का जो डिफरेंस है वो भी इंटरनेशनल ट्रेड का एक बेस तैयार करता है. आगे लिखा है कल्चरल फैक्टर्स. कल्चर का जो डिफरेंस होता है वो किस तरह से इसको अफेक्ट करता है. इसमें लिखा है डिस्टिंक्टिव फॉर्म्स ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट डेवलप इन सर्टेन कल्चर्स एंड गिव राइज टू ट्रेड. देखो क्या होता है, कल्चरल डिफरेंसेस. दुनिया में कोई पार्टिकुलर टाइप का कल्चर ही पार्टिकुलर टाइप की चीजें बनाता है. जैसे जो कश्मीर की कारपेट्स हैं या फिर जो पश्मीना शॉल्स हैं कश्मीर के, वो कश्मीर के लोग ही बनाते हैं. जो कश्मीरी कल्चर है उसके अंदर ये चीजें बनाई जाती हैं और इस तरह की प्रोडक्शन आपको दुनिया में और कहीं नहीं मिलती है. तो यूनिकनेस आती है चीज के अंदर कि जो कश्मीरी कल्चर है वही इसका मास्टर है, वही इसका मेन प्रोड्यूसर है. तो दुनिया के हर एक कल्चर के अंदर कोई यूनिक चीजें बनती हैं तो फिर वो यूनिक चीजें पूरी दुनिया में बेची जाती हैं, पूरी दुनिया में सप्लाई किया जाता है क्योंकि बाकी किसी और जगह पर वो बनती नहीं है. तो इस तरह से जो कल्चरल यूनिकनेस है वो भी इंटरनेशनल ट्रेड को उसकी फाउंडेशन तैयार करती है. वो भी, ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है. उसके बाद देखो स्टेज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट. आपने वो लेक्चर सुना हुआ है ना, स्टेजेस ऑफ द डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, कि जो भी दुनिया के देश हैं वो अलग अलग स्टेजेस से होकर के डेवलपमेंट की तरफ बढ़ते हैं. ठीक है, तो कौन सी कंट्री
डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के किस स्टेज पर है, तो स्टेज ऑफ डेवलपमेंट से भी ये चीज डिसाइड होती है कि वो कंट्री चीजों को एक्सपोर्ट कर रही है या फिर इंपोर्ट कर रही है, या फिर इंटरनेशनल ट्रेड का पैटर्न क्या है उसका। जितने भी कंट्रीज स्टार्टिंग वाली स्टेज के अंदर है, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के फर्स्ट स्टेज पर है, यानी गरीब कंट्रीज हैं, एग्रीकल्चरल हैं, बैकवर्ड कंट्रीज हैं, वहां पर अभी इंडस्ट्रीज नहीं लगी हैं, तो स्टेज 1 के अंदर क्या होता है, पूरी पॉपुलेशन एग्रीकल्चरल फील्ड के ऊपर डिपेंड रहती है। देखो, अगर किसी कंट्री की मैक्सिमम पॉपुलेशन खेती बाड़ी कर रही है तो यहाँ उसमें क्या प्रोड्यूस होगा, खेती से जुड़ी चीजें ही वहां पर प्रोड्यूस होंगी, तो वो बेचेगी भी क्या, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को बेचेगी। अब उस कंट्री में इंडस्ट्रीज नहीं लगी हैं, फैक्ट्रीज नहीं लगी हैं, वहां पर डेवलपमेंट नहीं हुई है, तो वो बाहर से मंगवाएंगे क्या, ना तो उनके पास मशीन्स हैं, ना उनके पास हॉस्पिटल्स हैं, ना उनके पास टेक्नोलॉजी है, तो वो क्या करेगी, वो कंट्रीज बाहर से इन चीजों को अंदर इंपोर्ट करती है और प्राइमरी चीजों को अंदर से बाहर एक्सपोर्ट करती है। तो स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी क्या करती हैं, इंटरनेशनल ट्रेड या फिर लेन देन को पॉसिबल बनाती हैं। यही पॉइंट्स हम पढ़ रहे हैं। और सेकंड लास्ट पॉइंट यहां पर लिखा है, एक्सटेंट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या चीज है, फॉरेन का मतलब होता है बाहर के देश, ठीक है, विदेशों को फॉरेन कहा जाता है। इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है निवेश करना, पैसा लगाना किसी कंट्री पे। इस पॉइंट में लिखा है, डेवलपिंग कंट्रीज लैक कैपिटल, सो फॉरेन इन्वेस्टमेंट कैन बूस्ट ट्रेड इन डेवलपिंग कंट्रीज बाय डेवलपिंग प्लांटेशन एग्रीकल्चर। देखो, जितने भी देश डेवलपिंग मोड पे होते हैं या फिर जिन देशों में डेवलपमेंट के काम चल रहे होते हैं, जो कंट्रीज एडवांस नहीं है, उन कंट्रीज में क्या करते हैं, उन कंट्रीज के पास पैसा कम होता है, तो जो अमीर देश हैं वो क्या करते हैं, अपना पैसा उठा करके उन गरीब देशों के अंदर इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, वहां पर अपनी इंडस्ट्रीज सेटअप करते हैं, वहां पर प्लांटेशंस को सेट करते हैं, वहां पर बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज को सेट करते हैं। तो उनके पैसे से क्या होता है, डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर भी ऐसा माहौल बन जाता है कि वहां पर चीजें बनने लगती हैं और वहां से फिर दुनिया भर में व्यापार होने लगता है, वहां से एक्सपोर्ट होते हैं। सबसे लास्ट का जो टॉपिक है दैट इज ट्रांसपोर्ट। देखो, किसी कंट्री में कितनी भी चीजें प्रोड्यूस हो जाएं, जब तक उन चीजों को उठा करके किसी और जगह तक ले जाने के साधन हमारे पास अवेलेबल नहीं होंगे, तो हम चीजों को दूर तक नहीं लेके जा सकते हैं। पुराने जमाने में क्या होता था, चीजें तो तब भी बना करती थी, इतने लार्ज स्केल पर तो नहीं बनती थी, बट कम से कम बना करती थी उस टाइम पर भी, कि बेचने लायक तो लोग होते थे। बट बेचेंगे कहां पर वो, जब चीज को उठाकर ले जाने का साधन ही नहीं है, कोई सोर्स ही नहीं है, तो वो कैसे लेकर के जाएंगे। आज ड्यू टू द मास डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट, हर चीज को आसानी से सस्ते में उठा करके दुनिया भर के किसी भी पार्ट में पहुंचाया जाना पॉसिबल है। तो डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट ने भी क्या किया है, इंटरनेशनल ट्रेड को बूस्ट अप किया है, इसको और ज्यादा स्पीड दी है इसने। तो ये मैंने कुछ आपको पॉइंट्स बताए हैं जिनके ऊपर इंटरनेशनल ट्रेड टिका हुआ है, कि क्या जरूरत पड़ जाती है हमें अपनी चीज को दुनिया भर के देशों में बेचने की और वहां से चीजें मंगवाने